हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की पार्ट ए कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, विच इज़ कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम साउथ एशिया की कंट्रीज़ को अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, कोल्ड वॉर के बाद साउथ एशिया के मतलब उसमें क्या क्या बदला, ये हम थोड़ा इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन जाती हैं, जिनसे एक ग्लोबल अटेंशन भी मिलता है इस रीजन को। हम ये भी समझेंगे कि कैसे इस रीजन में कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या कर सकते हैं इस रीजन में शांति के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर के थ्रू आज कवर करेंगे और आप लोग समझेंगे। क्योंकि चैप्टर के नाम में साउथ एशिया है, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे व्हाट इज़ साउथ एशिया, जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा। साउथ एशिया का मतलब होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जब हम साउथ एशिया कहते हैं ना, तो तब इन सभी कंट्रीज़ की बात होती है। ओके, याद रखना इस चीज़ को। अब साउथ एशिया में अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ पे हमारे हिमालयाज़ हैं। हम साउथ एशिया में जाए, अगर हम साउथ में एकदम फोकस करें, क्या देखेंगे कि साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है। अगर हम वेस्ट में जाएं तो हमें दिखेगा अरेबियन सी, और अगर हम ईस्ट में जाएं तो हमें दिखेगा वे ऑफ बंगाल। ओके, आपसे ये कह रहे हैं कि काफ़ी यूनिक सी जोग्राफी है यहाँ की। नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट में अराबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ठीक है, काफ़ी यूनिक सी जोग्राफी है यहाँ की। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका। Afghanistan and Myanmar are often included in a discussions of the region as a whole. कह रहे हैं कि हम इन जनरल जब साउथ एशिया की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड कर लेते हैं उस डिस्कशन में। ओके, चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव है इस रीजन के ऊपर, पर हम चाइना को साउथ एशिया का पार्ट नहीं मानते। डैट मीन्स कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस रीजन के ऊपर, बट उसे वो उधर का पार्ट नहीं मानते। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द वेरियस कंट्रीज़ इन साउथ एशिया डिड नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे सबका अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे अगर हम श्रीलंका और इंडिया की बात करें, तो जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, तो इनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, डेमोक्रेसी चलती आ रही थी। ओके, अभी भी। अब ये तो नहीं बोला जा रहा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी परफेक्ट है, बट वी हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। द सेम इज़ ट्रू ऑफ श्रीलंका। ये बोला जा रहा है कि आज़ादी के बाद हमने इंडिया में सक्सेसफुली जो है डेमोक्रेसी रखी हुई है। कुछ ऐसे देश थे जो डेमोक्रेसी नहीं रख पाए थे। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, विद बांग्लादेश रिमेनिंग अ डेमोक्रेसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। यहाँ पे सिविलियन रूलर्स भी रह चुके हैं, मिलिट्री रूलर्स भी रह चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम रहा है। पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। कोल्ड वॉर के बाद जो पीरियड था उसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, बेनाज़िर भुट्टो एंड नवाज़ शरीफ। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1999 में एक मिलिट्री कूप हो जाता है। इट हैज़ बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2008। देखो, सॉरी, आपको बैकग्राउंड आवाज़ कुछ ऐसी आ रही होगी, तो मेरे घर के पास ना एक काम लगा है। ठीक है,
वो रीबिल्ड कर रहे हैं अपने घर को, तो सॉरी इस वॉइस को इग्नोर करना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रही थी इट हैज़ बीन रन बाय अ सिविलियन गवर्नमेंट अगेंस्ट सिंस 2008। देखो अभी तो ये सब एक इंट्रो है, अभी आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना, तो आगे और डिटेल में पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। सेम यहाँ पे नेपाल के बारे में अब बात की है इन्होंने। टिल 2006 नेपाल वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की with the danger of the king taking over executive powers। 2006 तक नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। 2008 में क्या हुआ कि नेपाल में मोनार्क के सिस्टम को हटा दिया जाता है। देन उसके बाद से नेपाल हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। From the experience of Bangladesh and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region of South Asia। तो इन दोनों बांग्ला और नेपाल के बांग्लादेश और नेपाल को देखकर हम ये लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी ना रही हो। इन दोनों कंट्रीज़ के एग्जाम्पल को देखकर हमें ये समझ आता है साउथ एशिया के लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी तो वो उन्हें कुछ ना कुछ हंगामा मचाकर वहाँ पे डेमोक्रेसी इवेंट कर लेते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट भूटान के बारे में बता रहे हैं कि भूटान कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना इन 2008 में। ठीक है, वहाँ पे लीडरशिप तो थी किंग की, पर वहाँ पे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनी। मालदीव्स के बारे में ये आपको बता रहे हैं कि वो एक आइलैंड नेशन है और 1968 तक तो यहाँ सल्तनत का सिस्टम चलता रहा। फिर बाद में यहाँ पे रिपब्लिक स्टार्ट हुआ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया गया। 2005 जून 2005 में मालदीव्स के पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया जाता है मालदीव्स में अब मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। The Maldivian Democratic Party (MDP) dominates the political affairs of the island. The MDP won the 2018 elections. मालदीव्स में MDP पार्टी का डोमिनेंस ज़्यादा था। इस पार्टी का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में ज़्यादा रहा है। अब और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस द पीपल इन ऑल these countries share the aspiration for democracy. A recent survey of the attitudes of the people in the 5 big countries region showed that there is widespread support for democracy in all these countries. मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, सभी देश में अलग अलग सिस्टम रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स रहे हैं। एक चीज़ कॉमन रही है, इन सबको एक डेमोक्रेसी का एक एस्पिरेशन था। सभी लोग डेमोक्रेसी को अपने देश में लाना चाहते थे। इसी के चलते हमने एक सर्वे भी किया था, अलग अलग कंट्रीज़ में हमने एक सर्वे भी किया था ये देखने के लिए क्या इन लोगों को डेमोक्रेसी पसंद है भी या नहीं। तो इससे हमें पता चला कि पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दे रखा है, आई विल शो ऑन स्क्रीन, यू कैन सी इट। तो जब हमने बांग्लादेश पूछा तो बांग्लादेश में 69 लोगों ने डेमोक्रेसी को प्रेफरेबल कहा, मतलब हमें तो डेमोक्रेसी पसंद है। इंडिया में 70% लोगों ने कहा, नेपाल में 62, पाकिस्तान में 37, श्रीलंका में 71। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेसी पसंद है, बट पाकिस्तान में 37 लोगों ने कहा। और फिर बांग्लादेश में 6% ऐसे लोग हैं, कभी कभी डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेटर रहता है डेमोक्रेसी से। इंडिया में 9% लोगों ने कहा एंड नेपाल में 10%, श्रीलंका में 11% और पाकिस्तान में 14% लोगों ने कहा ये। ओके, तो ये कुछ डेटा दे रखा था कि यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी ज़्यादा पसंद है, ओके, एक्सेप्ट पाकिस्तान। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड हिज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना,
उसके बाद से जनरल अयूब खान कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना स्टार्ट कर दिया एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। अब ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, समहाउ ये इलेक्शन में जीत जाते हैं और कंट्री को संभालते हैं। अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे, लोग हंगामा मचाना शुरू कर देते थे कि हमें तो ये लीडर नहीं चाहिए। ऐसे में उन्हें अपने पोजीशन को खाली करना पड़ जाता है। इस दौरान एक मिलिट्री टेक ओवर होता है और मिलिट्री टेक ओवर के बाद जो नेक्स्ट लीडर आते हैं उनका नाम था जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान के रूल के टाइम पर पाकिस्तान ने बहुत फेस करा बांग्लादेश के क्राइसिस एंड आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971। बांग्लादेश क्राइसिस मतलब पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था इसे। फिर बांग्लादेश के लोग हंगामा बचाते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, हमें खुद की एक कंट्री बनानी है। इस इवेंट को बांग्लादेश क्राइसिस बोला जा रहा है। याह्या खान जब लीडर थे तब बांग्लादेश को क्राइसिस होता है, ठीक है, मतलब वो अलग हो जाता है पाकिस्तान से और एक खुद की कंट्री बना लेता है बांग्लादेश। After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977. मतलब इसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है और उस गवर्नमेंट के लीडर कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये 1971 से लेकर 1977 पावर में थे। भुट्टो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और जनरल ज़िया-उल हक को इन 1977 में लाया जाता है। पर जब जनरल ज़िया-उल हक आते हैं पावर में तो फिर पाकिस्तान के लोग फिर से हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, हमें मिलिट्री रूल वगैरह ये सब नहीं चाहिए। तो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट करने लगते हैं लोग एंड उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है 1988 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। नेक्स्ट लीडर आते हैं बेनज़ीर भुट्टो। इन द पीरियड that followed, Pakistani politics centered around a competition between her party, the Pakistan People's Party and the Muslim League. इस टाइम पे पाकिस्तान में दो पार्टीज थी जिनके बीच में टफ कंपटीशन था। पार्टी थी पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। अब ये जो डेमोक्रेसी फेस है ये 1999 तक चलता रहा। 1999 तक ये फेस चलता है। उसके बाद फिर से आर्मी टेक ओवर हो जाता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आते हैं और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा देते हैं। In 2001, General Musharraf got himself elected as the president. Pakistan continued to be ruled by the army. Through the army rulers have held some elections to give their rule a democratic image. Since 2008, democratically elected leaders have been ruling Pakistan. 2001 में जनरल मुशर्रफ अपने आप को इलेक्ट कर लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट। इस दौरान क्या हो रहा था? मिलिट्री रूल चल रहा था पाकिस्तान में। इसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं कि 2008 के बाद से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल वगैरह ख़त्म हुए एंड धीरे धीरे डेमोक्रेसी की शुरुआत होने लगती है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आने में टाइम लग गया। बीच बीच में ऐसा होता था, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आती थी पर फिर उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया जाता था और फिर मिलिट्री रूल वगैरह आ जाता था। ऐसा क्यों होता था कि पाकिस्तान ने इतना स्ट्रगल करा डेमोक्रेसी लाने में? क्या कारण था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अच्छे से चल नहीं पा रहा था? समझते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी को देखें, सोसाइटी में मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग बड़े ज़मींदार लोग, रॉयल लोग, इन लोगों का डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा है एंड ये लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट को इतना पसंद नहीं करती। ये लोग मिलिट्री टेक ओवर को ज़्यादा पसंद करती हैं। नेक्स्ट और क्या कारण है? पाकिस्तान और इंडिया में भी बहुत सी दिक्कतें चलती रहती थी।
तो अब कुछ लोगों को लगता था कि अब जो वॉर का माहौल है तो मिलिट्री टेक ओवर ज़्यादा बेटर रहेगा, डेमोक्रेसी का भी टाइम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी थे पाकिस्तान में जिनको लगता था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो सिस्टम ही ख़राब है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, करप्ट होते हैं, उनसे अच्छी तो आर्मी है और हम उनसे जुड़े जो कि देश को ज़्यादा अच्छे से चला पाएंगी। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। पाकिस्तान को कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, भाई तुम डेमोक्रेसी ही अपनाओ, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि अगर कहीं पे डेमोक्रेसी हटने लगती है तो बहुत इंटरनेशनली भी प्रेशर बनता है कि तुम डेमोक्रेसी लाओ, बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ कभी किसी ने उनको सपोर्ट नहीं दिखाया। यूनाइटेड स्टेट एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट से तो पाकिस्तान में मिलिट्री के उसमें थोड़ा ज़्यादा इनकरेज कर दिया था, ठीक है, फॉर देयर ओन रीजंस। ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने में इतना टाइम लग गया। तो यहाँ तक तो पाकिस्तान की स्टोरी को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की स्टोरी थोड़ी जानते हैं। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 to 1971. It consisted of partinaged areas of Bengal and Assam from British India. तो 1947 से 1971 तो बांग्लादेश पार्ट था एक पाकिस्तान का। और बांग्लादेश को अगर हम देखें तो बंगाल और असम, उस हिस्से को हमने पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है, जो असम और ब्रिटिश हमारे इंडिया का बंगाल और असम हमारे जो इंडिया का पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। उन हिस्सों से बांग्लादेश जो है बना है। यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का थोड़ा कल्चर बंगाली कल्चर है, बट वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग इस एरिया में ज़बरदस्ती उर्दू इम्पोज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम अपने कल्चर को भूल जाओ और उर्दू बोलना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ बांग्लादेश के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उनको अपना बंगाल कल्चर अच्छा लगता था। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वेस्ट बंगाल उन पर ज़बरदस्ती ये थोप रहा है ये चीज़, ठीक है। ऐसे में यहाँ के एक लीडर बनते हैं, इनका नाम है शेख मुजबिर और रहमान। ये बोलने लग जाते हैं कि हमें तो पाकिस्तान से जो है अलग होना है और हम अपनी अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं। 1970s में क्या होता है, एक पार्टी थी अवामी लीग, उनके लीडर कौन थे, शेख मुजबिर रहमान। 1970s में जब इलेक्शन होता है तो ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग जीत जाती है, मतलब शेख मुजबिर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में जीत जाते हैं। पर ये बात वेस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ईस्ट पाकिस्तान में तो ऐसा बंदा जीता जो अपनी खुद की कंट्री को बनाना चाहता है। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान पहुंचकर शेख मुजिबर को अरेस्ट कर लेते हैं। उस टाइम पे रूलर कौन थे पाकिस्तान में, याया खान अपनी मिलिट्री लेकर आ जाते हैं बांग्लादेश में। यहाँ पे बंगाली लोगों को परेशान करा जा रहा था, करा जा रहा था। तो यहाँ पे जब बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया जा रहा था तो ये डर के मारे भागने लगते हैं इंडिया की तरफ कि देश में तो आर्मी आ रखी है, सप्रेशन चल रहा है। तो ये लोग इंडिया आ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी। 1971 में तो यार हम लोग खुद परेशान चल रहे थे, हमारी इकोनॉमी तब खुद डाउन चल रही थी। तो इंडिया के सही में जो इंडिया के लोग थे उनको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। ऊपर से बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे हैं। तो हमने इनसे कहा कि भाई रुक जाओ, अगर तुम्हें खुद का देश बनाना है तो हम तुम्हारी उसमें हेल्प करेंगे, अपने वहाँ से यहाँ इंडिया लोगों को भेजना बंद कर दो। जैसे ही हम ये बोलते हैं पाकिस्तान गुस्सा हो जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया तो पाकिस्तान के ही एक इलाके को जो है भड़का रहा है, पाकिस्तान छोड़ो खुद का देश बनाओ। तो इसी के चलते पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक वॉर होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पाकिस्तान को हरा देते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश बनता है। उस टाइम पे यहाँ इंदिरा गांधी थी। 1971 में इंदिरा गांधी हमारी लीडर थी। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। इसके बाद बांग्लादेश अपना खुद का संविधान बनाता है। आज से हम सेकुलर, डेमोक्रेटिक और सोशलिज्म को मानेंगे।
अभी तक जो शेख मुजबिर रहमान थे वो आगे चलकर अपना थोड़ा थोड़ा जो है रंग बदलने लगेंगे। अभी तक ये हीरो बन रहे थे बट अब आगे चलकर ये विलन बनेंगे। ओके। 1975 में शेख मुजबिर रहमान क्या करते हैं, संविधान को अमेंड कर देते हैं और वो कह देते हैं कि आज से बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलेगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी। और क्या कहते हैं, उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। कहते हैं कि आज से अवामी लीग पार्टी के अलावा और कोई पार्टी अलाउड ही नहीं है बांग्लादेश में, तो बाकी सभी पार्टीज़ को बैन कर दिया जाता है एक्सेप्ट अवामी पार्टी। तो इस दौरान बांग्लादेश में धीरे धीरे टेंशन बनने लग जाती है। फिर क्या होता है, शेख मुजबिर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसके बाद अगस्त 1975 में मिलिट्री अपराइजिंग होती है। एक नए मिलिट्री रूलर आते हैं यहाँ पर जिसका नाम था ज़ियाउर रहमान। तो ये क्या करते हैं, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी को बनाते हैं। 1979 में ये इलेक्शन को जीत जाते हैं, पर ज़ियाउर रहमान को भी असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसके बाद फिर से मिलिट्री टेक ओवर होता है। फिर से नए लीडर आते हैं, जनरल HM इरशाद। जब तक ये लीडर आते हैं बांग्लादेश के लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या चल रहा है। असैसिनेशन होता है, फिर मिलिट्री टेक ओवर होता है, असैसिनेशन होता है, फिर मिलिट्री टेक ओवर होता है। जब तक ये लीडर आते हैं जनरल अरशद, बांग्लादेश के लोग हंगामा मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि यार बहुत हो गया, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें ऐसे मिलिट्री टेक ओवर नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था जनरल अरशद के ऊपर। फिर क्या होता है, जनरल अरशद अपने आप को प्रेसिडेंट बना देते हैं 5 इयर्स तक। फिर कि 5 साल तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। जनता फिर से प्रोटेस्ट करती है कि नहीं, प्रेसिडेंट तो चाहिए नहीं। तो 1990 में जनरल अरशद को अपनी पोजीशन को खाली करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है। 1991 में इलेक्शंस होते हैं। देन उसके बाद हमने देखा है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी ही चल रही है, मल्टी पार्टी इलेक्शन ही चल रही है। इसी के साथ हमारी बांग्लादेश की स्टोरी भी ख़त्म होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रही है। तो अब हम मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें नेपाल की स्टोरी है। तो नेपाल एक हिंदू किंगडम रहा है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी चलती आ रही है। हमने देखा है कि यहाँ पे अलग अलग टाइम पे यहाँ के जो कॉमन लोग थे उन्होंने अक्सर आवाज़ उठाई है कि हमें तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट चाहिए। तो जब भी लोग ऐसे कहते थे कि हमें डेमोक्रेसी बढ़ानी है, तो यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, राजा अपनी आर्मी को यूज़ करके लोगों को जो है चुप करा देते थे। ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि 1990 में राजा को मानना पड़ता है। लोग इतना हंगामा मचाते हैं कि 1990 में मानना पड़ता है, हम एक प्रॉपर संविधान बनाएंगे। हाउएवर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड कैरियर। राजा ने बीच में कह तो दिया था कि तुम्हें डेमोक्रेसी बनानी है तो बना लो, पर बीच में डेमोक्रेसी इतनी आसानी से नहीं आई थी नेपाल में। ड्यूरिंग द 90s, द Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. They believed in armed insurrection against the monarch and the ruling elite. देखते हैं कि ड्यूरिंग द 90s नेपाल में माओइस्ट के लोग जो हैं हुआ करते थे। ये जो माओइस्ट लोग थे ये राजा के खिलाफ थे, ये सिस्टम को हटाना चाहते थे, ये वायलेंस का यूज़ कर रहे थे राजा के सिस्टम को हटाने के लिए। For some time there was a triangular conflict among the monarchist forces, the Democrats and the Maoists. In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that exists in Nepal. इस दौरान हमने देखा कि नेपाल में एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है कि 3 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे मोनार्किक फोर्सेस, एक थे डेमोक्रेट्स और एक थे माओइस्ट्स। कौन से ऐसे 3 लोग लड़ रहे थे? मोनार्किस्ट फोर्सेस मतलब जो राजा को पसंद करते हैं,
डेमोक्रेट्स जो कि डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और माओइस्ट्स जो कि राजा के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्या होता है, 2002 तक आते आते ये लोग ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि राजा क्या करते हैं, पार्लियामेंट को बंद कर दूं। लोगों को बहुत बुरा लगता है कि नेपाल में जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आई थी उसको भी राजा बंद कर देते हैं। कैसे? पार्लियामेंट को डिसमिस्ड करके, हटा के उसको। अप्रैल 2006 तक आते आते पूरे नेपाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए। राजा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। Struggling pro-democracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002. कह रहे हैं कि राजा के ऊपर इस दौरान इतना प्रेशर डाला गया था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए कि फाइनली अप्रैल 2002 जो हटाया गया था पार्लियामेंट, उसको राजा जो है फिर से रिस्टोर कर लेते हैं। इन मूवमेंट्स में वायलेंस नहीं था, हालांकि प्रोटेस्ट हो रहे थे, बट वायलेंस का इतना यूज़ नहीं किया था। इस मूवमेंट में 7 पार्टी अलायंस SPA पार्टी अलायंस थी। इस पार्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था इस पे। इसके साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है नेपाल का डेमोक्रेसी वाला जर्नी। फिर क्या होता है, नेपाल अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाती है, अपना एक संविधान भी बनाती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि यार राजा रानी वाला सिस्टम ही बेहतर है, पर ज़्यादातर जो लोग थे नेपाल में वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा फेवर करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनली 2008 में राजा रानी वाले सिस्टम को, मोनार्की के सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद से नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है। 2015 में नेपाल एक नया संविधान लेकर आता है। उससे पहले भी उनके पास संविधान था, बट तब राजा हुआ करते थे। उस संविधान में राजा के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स हुआ करती थी। 2008 में तो राजा हट गए, ये लोग एक नया प्रॉपर संविधान बनाते थे 2015 में। ओके, सो यहाँ तक हमारा नेपाल की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। तो इसमें हम श्रीलंका की स्टोरी पढ़ेंगे, तो ये आपको थोड़ी इजी भी लगेगी क्योंकि हम ये 10th में पढ़कर आए हैं। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस आज़ादी कब मिली थी? 1948 में। श्रीलंका की ना थोड़ी अलग स्टोरी है। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान में क्या हो रहा था, मिलिट्री टेक ओवर हो रहा था। नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए वो लोग लड़ रहे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था। श्रीलंका में उन्हीं के कम्युनिटी के 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। तो श्रीलंका में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिन्हला, ये सिन्हलीस भाषा बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं तमिल्स, ऐसे लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में क्या था, जो ये सिन्हला लोग थे ये तमिल लोगों को नीचा दिखा रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। सिन्हला कम्युनिटी के लोग, सिन्हला बोलने वाले जो लोग थे वो लोग मेजॉरिटी में थे। गवर्नमेंट में भी सिन्हला जो लोग थे वो ज़्यादा थे। तो ये इस तरीके के कानून बना रहे थे जिससे तमिल लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही थी श्रीलंका में सरवाइव करना। तमिल लोगों को अक्सर ऐसा लगता था कि उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसी के चलते हम देखते हैं कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1983 के बाद। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, LTTE। LTT ऑर्गेनाइजेशंस के लोग कहते थे कि हमें रीजन चाहिए, तो उस हिस्से में तमिलियंस ज़्यादा हैं, तो LTT के लोग कहते थे ये हिस्सा दे दो, हम इसे तमिल एलम कहेंगे, हम इसे तमिलियंस के लिए बनाएंगे, यहाँ पे तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे। तो सिन्हलीज और LTT के लोगों के बीच में जो है क्लैशेस होते रहे। अब ये जो तमिल लोग थे ना, जो श्रीलंका में थे, इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो तमिल्स है ना वो हमारे इंडिया से थे। और जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने श्रीलंका में प्लांटेशंस बोल के रखा था। बहुत सारे तमिल्स हमारे देश से
माइग्रेट होकर श्रीलंका चले गए थे। ब्रिटिश उन्हें ज़बरदस्ती वो काम कराते थे एंड फिर ओवर द ईयर्स वो वहीं पर सेटल्ड हो गए। देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में इंडिया भी इन्वॉल्व है ना। हमारे कहीं ना कहीं तो वो हमारे ही तमिलियंस हैं। काफ़ी टाइम तक तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ बोला ही नहीं इस इशू को लेकर। फिर 1987 में हम देखते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट धीरे धीरे इस इशू में इन्वॉल्व होती है। इंडिया श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है और इस इशू को जो है सॉर्ट करती है। इसी के चलते हम श्रीलंका में अपनी आर्मी को भी भेजते हैं। पर फिर क्या होता है, तो जब हमारी आर्मी वहाँ पर जाती है तो हमारी आर्मी और LTT के बीच में जो है लड़ाई हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हमें हमारी आर्मी को जो है श्रीलंका से हटाना पड़ जाता है। और श्रीलंका के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि इंडिया के लोगों ने अपनी आर्मी कैसे भेज दी यहाँ पर। हमारा LTT के साथ जो है झगड़ा भी हो जाता है। फिर हमें अपनी आर्मी वापस बुलानी पड़ती है। 1989 में हम अपनी आर्मी को श्रीलंका से हटाते हैं। कोई हम वहाँ पे बदलाव नहीं ला पाते। विदाउट कोई सक्सेस हमें अपनी आर्मी को वहाँ से हटाना पड़ता है। तो बहुत टाइम तक वहाँ पे ये लड़ाई चलती रही, सिविल वॉर तक का वहाँ पे था। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ने श्रीलंका को बोला कि यार ये सब करना ठीक नहीं है। फिर 2009 में LTT को वहाँ से हटा दिया जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था। इसके बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत बढ़िया ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट करके दिखाया। ये टेंशन्स चल रहे थे पर फिर भी उन्होंने जो है डेवलपमेंट करके दिखाया। ठीक है, तो श्रीलंका पहली डेवलपमेंट कंट्री थी, वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसने अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके दिखाया। ये एक पहली कंट्री थी इस इलाके में जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा। हालांकि सिविल वॉर चल रहा था पर फिर भी पर कैपिटा बहुत बढ़िया इन्होंने करके बताया श्रीलंका ने। ओके, तो यहाँ तक श्रीलंका की स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप समझ आ रही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। थोड़ा समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या मतलब रिलेशन रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है। ये तो हम सबको पता है कि आज़ादी मिलते ही जब पार्टीशन हुआ तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा इशू तो क्या है, कश्मीर का इशू। नेक्स्ट क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बार बार वॉर्स भी हुए हैं 1947 से 1948 तक, 1965, पर ये कश्मीर वाला इशू हमारा नहीं हो पाता। अब क्या होता है, 1947 वाला जो वॉर होता है तो उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान हमारे कश्मीर का एक हिस्सा होता है, वहाँ पे कब्ज़ा कर कर बैठ जाता है। 1971 में भी वॉर होता है ना, ये बांग्लादेश वाला वॉर था जिसमें हमने बांग्लादेश की हेल्प की थी। तो उस वॉर में भी कश्मीर वाला इशू जो है सॉर्ट नहीं होता है। और क्या दिक्कत है, कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर कन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या आर्म्स रेस लगी रहती है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान आपस में वेपन के मामले में कम्पीट करते रहते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन भी हैं। तो 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्रिएट किए थे इन पोखरान। उसके बाद पाकिस्तान ने भी चगाई हिल्स पर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स तो हैं। ये पॉसिबिलिटी कि इंडिया और पाकिस्तान वॉर करें, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करें, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम है। ये अक्सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत चीज़ों के लिए क्लेम करते हैं, जैसे कि हमारे कश्मीर में कोई मिलिट्री अपराइजिंग होती है। तो क्या लगता है कि वहाँ के लोगों को आर्म स्ट्रेटजी कौन बता रहा है? हम कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर में मिलिट्री गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। हमारा ये मानना है कि ये लोग टेररिस्ट स्ट्राइक्स करवाते हैं इंडिया में। पाकिस्तान में मिलिट्री फोर्सेस को प्रोटेक्शन देते हैं, तेल देते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, तो हम ये इंडिया का मानना है। और हमारा ये भी मानना है कि जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उनको भी जो है पाकिस्तान ही सपोर्ट कर रहा है।
लोगों को हथियार, ट्रेनिंग ये सब पाकिस्तान करवाता है। इनकी स्पाई एजेंसीज है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। ये स्पाई एजेंसी हर टाइप का इंडिया कंपेनियन कराती है। नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश और नेपाल को यूज़ करके हर टाइप का एंटी इंडियन कंपेन करवाती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मानना है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। तो ये लोग कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान यहाँ पर इंडिया वायलेंस फैला रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर वाटर को लेकर भी डिस्प्यूट्स हैं। तो हमने देखा है कि 1960 तक तो इंडस रिवर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा लड़ते थे। 1960 से 60 में वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेके के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करता है। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करने के बाद हम लोग पर एग्रीमेंट बना लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया वाटर को कैसे शेयर करेंगे। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ के पास सर क्रीक के नाम से एक वाटर बॉडी है। इसके शेयरिंग को लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैप शो कर रही हूँ, तो यहाँ पे सर क्रीक है और ये जो रेड लाइन शो हो रही है ना तुम्हें, इंडिया क्लेम करती है कि ये जो रेड लाइन है ये यहाँ तक हमारी जो है, यहाँ तक हमारी इंडिया की बाउंड्री है। और एक ग्रीन लाइन दिख रहा होगा आपको, पाकिस्तान क्लेम करती है कि ये ग्रीन लाइन तक पाकिस्तान का इलाका है। तो सर क्रीक को लेकर ये इशू चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान में। तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, कि इंडिया और बाकी नेबरिंग कंट्रीज का रिलेशन कैसे है वो समझते हैं। इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र को कैसे शेयर करना है। और बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेट को यहाँ पे भेजता रहता है इंडिया में और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है इस चीज़ की, तो ये हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अगर हमें कभी ज़रूरत हो कि हम बांग्लादेश से अपनी आर्मी को लेकर जाएं तो बांग्लादेश वो अलाउ नहीं करता है, ये भी हमें नहीं पसंद है। लोग नेचुरल गैस हमें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं है। पे इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं है, और सॉरी बांग्लादेश और पाकिस्तान की बनती नहीं है। बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है बाकी सारे छोटे जो देश हैं उन्हें डराती है, धमकाती है, इसलिए ऐसा बांग्लादेश के गवर्नमेंट का मानना है। इनका मानना है चिटागोंग हिल्स ट्रैक्ट्स में हम लोग वायलेंस को एनकरेज कर रहे हैं और वहाँ से नेचुरल गैस निकालने में हम कोशिश में हैं। और जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो भी चल रहा है बांग्लादेश में और इंडिया में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मामलों में बांग्लादेश और इंडिया की नहीं बनती, पर कुछ मामलों में इंडिया और बांग्लादेश साथ में मिलकर भी काम करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, ईस्ट पॉलिसी में तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोग बांग्लादेश को उसके ऊपर फोकस करेंगे, है ना। बांग्लादेश हमारे लिए गेटवे है जिसके थ्रू हम साउथ एशिया, म्यांमार को एक्सेस कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इशू के में भी ये लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। नेपाल और इंडिया की अगर हम बात करें तो इनका एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अगर हमें नेपाल जाना हो तो हमें वीज़ा या पासपोर्ट की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत स्पेशल बॉन्ड है नेपाल और इंडिया का। पर ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया चल रहा है, नेपाल के साथ भी हमारी कुछ दिक्कतें हैं। हालांकि हमने देखा है कि नेपाल और चाइना की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है, जो कि हमारे लिए एक सही चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि नेपाल गवर्नमेंट थ्रू चाइना एंटी इंडियन एलिमेंट्स को इनकरेज कर रही है। कि नेक्स्ट जो नेपाल में माओइस्ट मूवमेंट है, हम उसमें भी पसंद नहीं करते। हमारा मानना है इस माओइस्ट मूवमेंट के थ्रू हमारे इंडिया को भी सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है।
नेक्स्ट, मैनी लीडर्स एंड सिटीजन्स। बहुत सारे लीडर्स लोग नेपाल में ऐसे हैं कि इंडिया नेपाल के मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। नेपाल का तो ये भी मानना है कि यार नेपाल तो एक लैंड लॉक कंट्री है, पर इंडिया उसे सी का एक्सेस नहीं देती, पानी का एक्सेस नहीं देती, हेल्प नहीं करती। ये सब नेपाल का मानना है। ये कुछ दिक्कतें हैं, पर काफ़ी ज़्यादा मामलों में नेपाल और हमने साथ में कभी काम किया है, जैसे ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेकर भी इंडिया और नेपाल साथ में काम कर रही है। इंडिया और श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा इंडिया और श्रीलंका का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है कि हमने देखा है कि श्रीलंका में तमिल्स को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। ऑब्वियसली कि ये मैटर इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, तमिल्स के साथ गलत हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक तो आपने देखा कि हम लोग तो इस मामले में श्रीलंका के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुए। इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प भी कर रखी है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। सुनामी जब श्रीलंका में आई थी तो हमने श्रीलंका की रिकंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी हेल्प की थी। इंडिया और भूटान की बात करें, इंडिया एंड भूटान का बहुत प्यारा, बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। हमने भूटान की गवर्नमेंट की हेल्प भी कर रखी है भूटान में से मिलिटेंट्स को बाहर करने में। ठीक है, तो इंडिया और भूटान का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। बड़े बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं भूटान में, उसमें भी हमने भूटान की मदद कर रखी है। नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव्स का भी ठीक ठाक रिलेशन है। तो नवंबर 1988 में क्या हुआ था, श्रीलंका में से कुछ तमिल लोगों ने मालदीव्स के ऊपर अटैक कर दिया था। ऐसे में हम लोगों ने बहुत जल्दी पहुंचे थे मालदीव्स की मदद करने में। नेक्स्ट, मालदीव्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मालदीव्स का टूरिज़्म, फिशरीज़, ये सब इंडिया का बहुत बड़ा रोल है मालदीव्स में टूरिज़्म फैलाने में। ओके, तो ठीक ठाक रिलेशन रहा है मालदीव्स और इंडिया का। हाल ही में ये रिलेशन बिगड़ने लगा है। मोस्ट ऑफ द रीज़न तो यही है कि इसमें चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, इन सब रीजन का क्या हो रहा है, चाइना के साथ एक रिलेशन आपस में बढ़ता जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए थ्रेट है। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि देख रहे होंगे आप लोग कि इंडिया का जो है हर एक से प्रॉब्लम है। तो यार इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग हर से एक से लड़ झगड़ रहे हैं। एक्चुअली इंडिया का जो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यार जानबूझ के लड़े जा रहे हैं सबसे। एक्चुअली इंडिया का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। जब एक बड़ी कंट्री होती है तो जाहिर सी बात है कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। और चीज़, आपने भी साउथ एशिया का मैप देखा था ना, तो उसमें इंडिया जो है बीच में पड़ रहा है। तो इंडिया सबके साथ जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है। पाकिस्तान है या नेपाल है या बांग्लादेश है, सबके साथ हम लोग एकदम बीच में है, सबके साथ हमारा कांटेक्ट है। तो जाहिर है हमारा साइज़ इतना ज़्यादा है देश का, और जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि इंडिया के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया ही अलग अलग देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहा है। बाकी सब कंट्रीज़ भी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ जो है लड़ती झगड़ती रहती हैं। जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भी आपस में कुछ ना कुछ इश्यूज लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बांग्लादेश और नेपाल ये लोग रिवर वाटर को लेकर लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, पीस एंड कोऑपरेशन। तो अभी तक तो लड़ाई झगड़े की ही बात चल रही थी। तो कोई तरीका है कि हम लोग इन एरिया में शांति बना पाएँ, ये समझते हैं। इसी के ज़रिए हम लोगों ने सार्क बनाया था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। के थ्रू हम साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन लाने की कोशिश कर रहे थे। 1985 में ये स्टार्ट हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली सार्क उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। सार्क के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्ता साइन करा था, जिसके थ्रू इनका प्लान था कि ये लोग
साउथ एशिया में अच्छे से फ्री ट्रेड करेंगे। ये एग्रीमेंट 2004 तक सबने साइन कर लिया था। 2006 में ये एग्रीमेंट सब लोग फॉलो करने लग गए थे। ये इसमें क्या था, ये जो एग्रीमेंट था इसमें टैक्सीज को कम करा जा रहा था, जो ट्रेड में टैक्स लगता है उसको कम करा जा रहा था ताकि सारी कंट्रीज साउथ एशिया के अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। पर साफ्ता में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो मानती हैं इंडिया साफ्ता को यूज़ कर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। साफ्ता की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ कंट्रीज़ का मानना है साफ्ता को लेकर। पर अगर हम इंडिया को लेकर इंडिया की नज़र से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है और हमें तो साफ्ता की उतनी ज़रूरत नहीं है। और साफ्ता में जो भी कंट्रीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका, इन सब के साथ इंडिविजुअली एग्रीमेंट बना रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम साफ्ता के थ्रू डोमिनेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर पीस आने के चांसेस हैं। तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर्स को स्टार्ट करे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब आपस में बातचीत करना, डिस्कशन करना, ताकि और होने के चांसेस कम हो। हम लोग साथ में मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग समिट्स में हमारे लीडर्स मिलते हैं और काम करते हैं। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन हमने बढ़ा दिया है, बस रूट्स खोल दिए हैं। ठीक है, ट्रेड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान अब इजीली वीज़ा दे देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। याद रखना कि कोई भी रीजन वैक्यूम में नहीं रहता। चाइना और यूएसए, इन दोनों का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया के, जिनमें सीनो इंडियन रिलेशन लास्ट 10 ईयर्स में इम्प्रूव हुए हैं। पर चाइना पाकिस्तान के बीच में आजकल दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए एक थ्रेट है। चाइना का जो ये पावर, ये डोमिनेंस जो बढ़ रहा है, ये हमारे लिए एक थ्रेट है। अमेरिका का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है एशिया में। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका ने यूएसए की टीम को ज्वाइन कर लिया था। टाइम पर यूएस और इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, पर अब यूएसए एंड इंडिया के रिलेशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द लार्ज साउथ एशियन डिस्पोरास इन the US and huge size of the population and markets of the region also gave America an added stake in the future of regional security and peace। कह रहे हैं कि साउथ एशिया में बहुत पॉपुलेशन है। साउथ एशिया के बहुत सारे लोग अमेरिका में भी जाकर काम कर रहे हैं क्योंकि साउथ एशिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। यूएस के लिए बहुत बड़ा मार्केट है साउथ एशिया। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका इस रीजन के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है। पर अभी इस चैप्टर से हमें आइडिया लगा कि साउथ रीजन्स के जो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं बनती, तो आगे जाकर साउथ एशिया में क्या शांति बनी रहेगी, पीस एंड कोऑपरेशन हो पाएगा, क्या साउथ एशिया में कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, इसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है साउथ एशिया के लीडर्स के ऊपर। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर्स कौन है, उनका क्या अप्रोच रहेगा, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें पर हैं। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।